ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे दहेज के दानव के बारे में। भारत में, हमारे समाज में शादी को बहुत पवित्र बंधन के रूप में माना जाता है, लेकिन कई बार यही पवित्र बंधन दहेज की मांग और लालच की वजह से ना जाने कितनी जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेल देता है। हर साल सैकड़ों महिलाएं दहेज की वजह से प्रताड़ना का शिकार होती हैं और इसका ताजा उदाहरण ग्रेटर नोएडा में हुआ ये केस है, जिसमें ससुराल वालों ने दहेज के लालच में निक्की को जिंदा जला दिया। इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई इस वक्त निक्की के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। निक्की की मौत जो है वो बलि चढ़ी तो इसके पीछे की वजह थी दहेज। निक्की के घर वाले शादी में स्कॉर्पियो देने के बाद हर साल अपने दामाद विपिन भाटी की हर डिमांड पूरी कर रहे थे, मगर फिर भी विपिन का लालच तब भी नहीं थमा और उसने निक्की की जान ले ली। भारत में अगर दहेज के लिए महिलाओं के मौत की बात करें तो यह आंकड़ा आपके भी होश उड़ा देगा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दहेज के लालच में बेरहमी से की गई निक्की की हत्या ने एक बार फिर से इस सवाल उठा दिया है कि क्या हमारे कानून और समाज सच में महिलाओं को सुरक्षा देने में सक्षम है, क्योंकि निक्की हत्याकांड में जो फुटेज वायरल हुई है उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि निक्की को बुरी तरह पीटा जा रहा है। आग से जलती हुई सीढ़ियों से उतरी, लेकिन कोई हाथ मदद के लिए नहीं बढ़ा। वो खुद अपनी जान बचाने की जंग लड़ रही थी। निक्की की बड़ी बहन कंचन ने बताया कि शादी में दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी देने के बावजूद 36 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, पर मांग न पूरी होने पर निक्की को बेरहमी से पीटा गया और आग के हवाले कर दिया गया। ना 5:45 बजे की है, जिस दौरान मेरी बहन को आग लगाई गई थी और आग किस लिक्विड से लगाई गई थी वो फोरेंसिक लैब से सारा प्रूफ हो ही जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। जो मेरी बहन के साथ जो घटना हुई है वो 3री मंजिल पे हुई है। मैं 2री मंजिल पे मेरे ट्रिप लग रही थी। जब मेरी बहन की बचाओ बचाओ की आवाज मेरे पास पहुंची तो मैं अपनी बहन के बचाव के लिए मैंने अपनी बहन का पूरा बदन जलते हुए देखा। जिस बहन को मैंने जलते हुए देखा, मेरी बहन 2 सीढ़ियों से ही उतरी। भारत में दहेज की लालच ने दशकों से महिलाओं को मौत की आग में झोंका है। देश में रोजाना 18 दहेज हत्याओं के मामले सामने आते रहे हैं, मतलब करीब 30 घंटे में एक दहेज हत्या के मामले आ रहे हैं। यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2022 में दहेज हत्या के 6,450 मामले दर्ज हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और हरियाणा ने अकेले 80% मामले दर्ज किए हैं। इसका मतलब है कि हर 3 दिन में लगभग 44 महिलाएं दहेज प्रताड़ना और हत्या का शिकार होती रही हैं। यह सिर्फ संख्या नहीं बल्कि दर्दनाक सच्चाई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में दहेज के लिए हर दिन लगभग 18 महिलाओं की मौत होती है। 22 साल में 1.8 लाख महिलाओं की जान दहेज के नाम पर गई। 2018-2021 में 34,493 महिलाओं की मौत हुई। 2022 में 6,450 महिलाओं की हत्या हो गई। यूपी में दहेज के मामले सबसे ज्यादा हैं। यूपी में दहेज के कारण 11,874 महिलाओं की जान गई। बिहार में 5,354, मध्य प्रदेश में 2,869, पश्चिम बंगाल में 2,829 और राजस्थान में 2,244 महिलाएं दहेज की बलि चढ़ गई। 2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 25,743 शिकायतें दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 24% यानी 6,237 शिकायतें घरेलू हिंसा की रही। वहीं दहेज उत्पीड़न के मामले 17% यानी 4,383 रहे। इन आंकड़ों से साफ है कि दहेज हत्या की घटना कम नहीं हो रही। हर साल हजारों महिलाओं की जिंदगी दहेज की बलि चढ़ रही है। आज मुकदमेबाजी और सजा का स्लो प्रोसेस आरोपियों को बचाने वाली बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज उत्पीड़न के कथित मामले में एक युवती निक्की को उसके ही पति और ससुराल वालों ने कथित रूप से जिंदा जला दिया। यह सिर्फ एक मामला नहीं है। अगर हम डेटा की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे डेटा की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2022 में भारत में लगभग 6,450 महिलाओं की जान दहेज के कारण गई। उसमें से अगर हम बात करें कि डेली का एवरेज क्या निकलता है तो लगभग 18 महिलाएं दहेज के कारण हर रोज बलि चढ़ती हैं। 5 साल की अगर बात करें 2017 से 2022 के बीच में तो हर साल लगभग 7,000 मौतें दर्ज होती हैं।
भारत में दहेज प्रथा की शुरुआत शादी के बाद बेटियों को आर्थिक मदद देने की एक तरीके के रूप में हुई थी। सदियों से चली आ रही ये प्रथा धीरे धीरे डिमांड में बदल गई, जिसने परिवार पर भारी दबाव डाला और शोषण का जन्म दे दिया। दहेज प्रथा भारत में गहरी जड़ जमाए बैठी हुई बहुत बड़ी समस्या है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 द्वारा गैर कानूनी घोषित किए जाने के बावजूद ये प्रथा गांव से लेकर शहरों तक सभी जगह जारी है। भारत में दहेज को लेकर दहेज निषेध अधिनियम 1961 बना था, जो कि 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया था। यह अधिनियम बताता है कि दहेज लेना या देना एक दंडनीय अपराध है और इसे रोकना बहुत जरूरी है। दहेज विरोधी कानूनों को मजबूत करने और किसी महिला के पति या उसके परिवार द्वारा की जाने वाली क्रूरता से निपटने के लिए 1983 में नए प्रावधान जोड़े गए। दहेज उत्पीड़न का मामला करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। भारत में दहेज को रोकने के लिए कानून में कई सख्त धाराएं जोड़ी गई हैं। दहेज को लेकर बढ़ते अपराधों की वजह से इसे लेकर खास प्रावधान बनाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS में दहेज संबंधी मामलों के लिए मुख्य रूप से धारा 80 दहेज मृत्यु और धारा 85 दहेज के लिए क्रूरता है। धारा 80 के तहत दहेज के लिए प्रताड़ित की गई महिला की 7 साल के भीतर अब असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर दहेज मृत्यु का अपराध माना जाएगा और इसमें 7 साल से आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता में दहेज संबंधी मामलों के लिए प्रमुख रूप से धारा 80 और धारा 85 के धाराएं लगाई गई हैं। धारा 80 के तहत दहेज के लिए प्रताड़ित की गई महिला की 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने पर दहेज मृत्यु का अपराध माना जाएगा और इसमें 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। धारा 85 दहेज की अवैध मांग पूरी नहीं करने पर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला पर क्रूरता करने से संबंधित होगा, जिसमें शारीरिक और मानसिक नुकसान दोनों शामिल होते हैं। दहेज के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम 1961, महिला संरक्षण अधिनियम समेत कई सख्त कानून मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इंसाफ की राह में कई रोड़े हैं जिन्हें पार करना थोड़ा मुश्किल भरा होता है, जिससे पीड़ित और उनके परिजन अक्सर न्याय के लिए लड़ते रहते हैं। निक्की का परिवार और देश इस क्रूरता पर चुप्पी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं निक्की हत्याकांड के बाद से ही पूरे देश में उबाल है। निक्की के लिए तो इंसाफ की मांग भी की जा रही है। साथ ही पूछा जा रहा है, क्या निक्की के अलावा लाखों महिलाएं ऐसी ही थी जिन्हें दहेज के लिए या तो मार डाला गया या फिर उन्होंने ससुराल वालों के जुल्मों से तंग आकर खुद ही अपनी जान दे दी? उन्हें इंसाफ कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी विषय को लेकर हमने एक सर्वे किया। सर्वे में हमने पहला सवाल पूछा कि क्या आप दहेज को सामाजिक बीमारी के रूप में देखते हैं, तो इसको लेकर आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं बड़े हैरान करने वाले हैं। इसमें 94% लोगों का ये मानना है कि हाँ बिल्कुल, और 6% लोग ना कहते नजर आए और कह नहीं सकते पर 0% लोग जो है वो नजर आए हैं, यानी कि 94% लोग मानते हैं एक सामाजिक बीमारी के रूप में। दूसरा सवाल हमने पूछा कि आप दहेज हत्या का सबसे प्रमुख कारण किसे मानते हैं। 64% लोगों का मानना था सामाजिक परंपरा, 9% लोगों का था शासन प्रशासन और 29% लोग ये कहते नजर आए कि दोनों ही। कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। और सर्वे में तीसरा सवाल हमने पूछा कि सख्त कानून के बावजूद दहेज प्रथा खत्म नहीं हो रही है, आपकी क्या राय है। इसमें कानून में लचीलापन 45% लोग कहते नजर आए, जागरूकता जरूरी है 47% लोग कहते नजर आए और अभी वक्त लगेगा इस पूरे मामले में। इसको लेकर 8% लोगों की राय निकलकर सामने आई है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ एलन राव जी जुड़े हैं जो कि पूर्व DCP हैं स्पेशल सेल के दिल्ली पुलिस से, और हमारे साथ चारू वली खन्ना जी जुड़ी हैं जो कि पूर्व सदस्य हैं NCW के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं चारू वली जी आपसे ही करना चाहूँगा। चारू जी, जिस तरीके से ये मामला निकल कर सामने आया, या यूँ कहें कि ऐसे हजारों मामले हर साल देश में निकल कर सामने आते हैं, आपको क्या लगता है कि समाज में वो कौन सी कमी जिस वजह से ऐसे मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं? देखिए, हम एक कंज्यूमर सोसाइटी में रह रहे हैं जहां लालच इतनी बढ़ गई है कि एक इंसान दूसरे इंसान को मारने पर तैयार है पैसे के लिए। और हम सारे न्यूज़ चैनल्स बात कर रहे हैं, ये इसका पति को गिरफ्तार कर लिया है, इसके सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मैं एक सवाल पूछती हूँ कि क्यों नहीं इसके माँ बाप को कटहरे में खड़ा किया है, जिनने दहेज दिया, जिनके पास वो बार बार गई और उन्हें एक पंचायत की, जो पंचायत कहती है कि आप वापस जाओ अपने पति के पास। तो वो जो कंगारू कोर्ट था, जो अवैध इलीगल पंचायत जो हुई है, उसमें कौन थे वो सरपंच जिनने इस तरह का फैसला दिया?
वो बेचारी लड़की कहाँ जाए। हम सोचते हैं कि लड़की काम कमाती है, पढ़ी लिखी है, तो वो अपना जीवन व्यापन कर सकती है। ये लड़की तो सैलून भी चला रही थी, तो कहाँ कमी हुई कि वो अपने पति को नहीं छोड़ पाई। जरूर उसके माँ बाप ने कहा होगा समझौता करो, समझौता करो, समझौता करो। इसीलिए जब लड़कियां प्रताड़ित होती हैं, उनके माँ बाप कहते हैं समझौता करो। जब वो पुलिस के पास जाती है एफआईआर रजिस्टर करने, फिर से एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। हमारे कानून का आपने जो भी ब्यौरा दिया, लेकिन एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। पहले मध्यस्थता होती है जो महीनों चलती है, और वो इतनी थक जाती है कि फिर पुलिस भी उसको कहते हैं कि अब छोटा मोटा घरेलू झगड़ा है, जो अगर आपने सुना होगा उसके पति ने क्या कहा, मियाँ बीवी का घरेलू झगड़ा है। और फाइनली जब मैटर कोर्ट्स में जाता है, चाहे वो दिल्ली का कोर्ट हो, चाहे वो मद्रास हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट्स क्या कहते हैं, ट्रिवियल फैमिली मैटर, और उसकी जो एफआईआर जो इतनी मुश्किल से हुई है उसको भी क्वॉश कर देती है। तो पूरी जो हमारी प्रक्रिया है ना कहीं इसमें इतने रोड़े हैं कि लड़की के पास और कोई चारा नहीं है कि अपने आप की जिंदगी को खत्म कर दे अगर वो चैन चाहती है। ये बहुत ही दुख की स्थिति है। दूसरी बात, आपने दहेज अधिनियम, प्रतिषेध अधिनियम की बात की। दहेज प्रतिषेध अधिनियम बहुत अच्छे इरादे से 1961 में पारित हुआ, लेकिन आप मेरे को बताइए कौन सी शादी इस देश में बिना दहेज की होती है? दिल्ली में, शहर में, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जगह चुनी जाती है जहां गाड़ी को डिस्प्ले करे, और जब अगर बैंक्वेट हॉल में शादी हो रही है, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, तो ट्रे पे इतनी बड़ी जो होती है चाबी आती है और वो दी जाती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? माँ बाप जो देते जा रहे हैं। इससे अच्छा तो 20-30 लाख का एफडी करा लो अपनी बेटी का और उसका जीवन। लेकिन एक ऑब्सेशन है कि लड़की की शादी करनी है, माँ बाप का धर्म है। अभी कुछ महीने पहले एक हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें उसने 25 लाख अलग थे, लड़की और बाप अलग रहते थे, लेकिन लड़की ने पैसे मांगे शादी के लिए, और हाई कोर्ट कहता है बाप का धर्म है लड़की की शादी करना 25 लाख रुपए। मेरे को बताओ ये कहाँ से अक्लमंदी है कि इतना पैसा बर्बाद करो एक विवाह में जो पता नहीं आपको कितने दिन चलेगा, और विशेषकर जो आपसे मांग करके कुछ ले रहा है तो उसका आप कभी शादी नहीं करिए, क्योंकि वो शादी चल ही नहीं सकती है। एक दफा आपने उसकी डिमांड को पूरी की, वो भूखा रहेगा बार बार हर साल। हमारे देश में जो समाज में जिस तरह के हमारी प्रथाएं हैं, पहला बच्चा, पहला करवा चौथ, पहला ये, पहली होली, पहली दिवाली, तो वो खत्म ही नहीं होती। पहला साल तो पहली चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी समाज की कुरीति को हमें बदलना है। और ये जो बिल्कुल चारू जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें कई बदलाव अपने समाज में खुद में लाने की जरूरत है। और इस बीच हमारे साथ एएन मित्तल जी भी जुड़े हैं, पूर्व जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। सर आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सर जिस तरीके से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, यहाँ पर अगर जस्टिस को लेकर बात करें सर, ऐसे मामलों में आपको क्या लगता है कि आखिर जस्टिस डिले क्यों होती है? तमाम सबूत हमारे सामने, गवाहों को लेकर बात करें, जो बेटा है पीड़िता का वो भी सामने आया, उसने भी इस बात का जिक्र किया कि हाँ पापा ने ही मम्मी को लाइटर से आग लगाई थी। देखिए, हम प्रत्येक हत्या को दहेज हत्या नहीं मान सकते जी। और मेरी राय में दहेज मांगना या दहेज देना दोनों ही सामाजिक बुराई है जी। जहां तक वर्तमान मामले का प्रश्न है, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये एक दहेज हत्या है जी। जो तमाम न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जा रहा है कि लड़की ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, वो बाहर जाना चाहती थी जॉब के सिलसिले में, तमाम उसकी रील प्रकाशित हो रही हैं, तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि शादी के 8 साल बाद कोई दहेज के लालच में किसी की हत्या करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं ये मानता हूँ कि हर चीज़ कानून नहीं सुधार सकता और समाज अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता, हर चीज़ आप न्यायालय पर नहीं छोड़ सकते। मैं ये मानता हूँ कि जितने भी मैट्रिमोनियल केसेस हैं उसमें कोई निर्णय न्यायालय नहीं कर सकता, वो निर्णय
पार्टीज को करनी होगी, समाज को करना होगा। जी क्योंकि हमारा कानून ऐसा है कि अगर न्यायालय ने एक निर्णय दे दिया, उसकी अपील होती है फिर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी कुछ कर दिया तो उसकी अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, और चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे वो पारिवारिक हिंसा का मामला हो, चाहे वो मेंटेनेंस का मामला हो, हम ये देख रहे हैं कि इन कानूनों में बहुत लचीलापन है। मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, जी बहुत लचीलापन है। और चाहे जैसे आपका भरण पोषण का मामला है, उसमें सामान्यतः देखा जाता है कि जो विपक्षी है उस पर समन की तामील ही नहीं हो पाती है। अगर न्यायालय एक पक्षी आदेश कर भी देता है तब भी उसमें जो भरण पोषण की धनराशि है उसकी वसूली नहीं हो पाती है। जी तो ऐसा नहीं है कि विपक्षी को जानकारी नहीं है कि उसके विरुद्ध भरण पोषण का मामला दायर किया गया है, या घरेलू हिंसा का मामला दायर किया गया है, या दहेज मांगने का कोई मामला दायर किया गया है। जी तो मेरा ये मानना है कि इसमें सामाजिक जागरूकता, सामाजिक चेतना लाना बहुत जरूरी है, और ऐसे व्यक्तियों को जो प्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं उनको समाज में उनका आईना दिखाया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, शादियां जब होती हैं तो शादियां समाज के उसके स्तर पर होती हैं कि उसकी समाज में पैठ क्या है, वो समाज में कितना बड़ा आदमी है, वो समाज में कितना ईमानदार आदमी है, वो समाज में कितना अच्छा आदमी है, उसके क्या क्या। तो ये सब चीज़ें जब कोई रिश्ता आता है तो उसकी सामाजिक बैकग्राउंड देखी जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज के युग में लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, जी और बिल्कुल मोस्टली दोनों ही जॉब में या प्रोफेशन में हैं, दोनों ही कमा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं कमाने के। अगर कमा भी नहीं रहे हैं तो वो कमाने के सक्षम हैं। जी तो मैं नहीं मानता कि जो स्थिति दहेज मांगने के संबंध में आज से 15 या 20 साल पहले थी, वो स्थिति आज बनी हुई। बिल्कुल सर, आपने ये काफी बड़ी बात कही है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जो कानून का लचीलापन है वो एक बड़ी कड़ी है। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। और हमारे सर्वे के 2 और आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। हमारा सर्वे में पूछा गया चौथा सवाल था कि आपके मुताबिक दहेज प्रताड़ना ज्यादातर किस तरह के परिवार में होती है, और इसमें कुछ आंकड़े इस तरीके से निकलकर सामने आए हैं कि न्यूनतम मध्यम वर्गीय परिवार, इसका 20% लोग कहते नजर आए, मध्यम वर्गीय परिवार में 53% लोग कहते नजर आए, और उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में 27% लोगों का ये मानना है। तो कुछ तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। और हमने सर्वे में 5वां सवाल पूछा कि दहेज प्रताड़ना से संबंधित कानून की परिभाषा में बदलाव पर आपकी राय क्या है। 23% लोग ये कहते नजर आए बदलाव जरूरी है, कानून के प्रति जागरूकता जरूरी है, ये 32% लोगों ने कहा। और इन दोनों पहलुओं को लेकर, पॉइंट ए और बी को लेकर 45% लोग अपनी सहमति जताते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ जिस तरीके से एलन राव जी भी जुड़े हुए हैं, एलन राव जी का भी रुख करेंगे। एलन राव जी, जिस तरीके से बात अगर पुलिसिंग को लेकर करें तो सर आप किस तरीके से पुलिसिंग को यहाँ देखते हैं, उसके इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से देखते हैं? पुलिसिंग का तो बड़ा स्पष्ट मामला है। नमस्कार आप सबको जी। इसमें यह है कि जब भी ऐसी कोई कंप्लेंट्स होती हैं, पुलिस उसको थोरोली इन्वेस्टिगेट करती है, चाहे कंप्लेंट हो चाहे एफआईआर हो। जब भी कोई कंप्लेंट होती है, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं इसमें कि कोई भी इस प्रकार के जो घरेलू हिंसा के बारे में कोई रिपोर्ट है या कुछ ऐसी 498 या 406 की एफआईआर दर्ज करने से पहले आप रिकॉन्साइल करेंगे, ये सारा उनको देखेंगे कि उनको समझाएंगे, मीडिएशन में जाएंगे। 2-3 सेशंस ऐसे होते हैं जो कि 5-6 महीने तक उसको समझाने के बाद उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। ये तो है कानूनी पहलू है जो पुलिस के लिए करता है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता उन लोगों को और फिर वो नहीं सुलह करते हैं तो फिर एफआईआर दर्ज हो जाती है 498 या 406 व्हाटएवर एलिगेशंस आर देयर। बट ये जो केस है ये खाली 498 हो 406 का नहीं है, इसमें डायरेक्टली हत्या की बात है। और इस हत्या के इन्वेस्टिगेशन के केस में मैं समझता हूँ कि पुलिस को मोटिव ढूंढना बहुत जरूरी है। मोटिव, क्योंकि अभी तक कुछ मोटिव आ रहा था कि दहेज की वजह से मारा है, दहेज की डिमांड थी इसलिए मारा है। कभी ये है कि ब्यूटी पार्लर में कोई इनका आपस में कोई बातचीत थी उस वजह से मारा है। तो रियल मोटिव जो अभी मेरे ख्याल से चारों अरेस्ट हो चुके हैं उनकी डिटेल इंटरोगेशन होगी। डिटेल इंटरोगेशन के बाद में मोटिव एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मर्डर केस के ट्रायल में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और ये मैं मानता हूँ कि ये वास्तव में सामाजिक एक प्रकार से बुराई है। और समाज, जैसे जज साहब कह रहे थे, जज साहब,
कि समाज में दहेज देना और देना दोनों ही वो अगर बुराई के कैटेगरी में आते हैं, तो हमें सबको मिलकर इस बुराई को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी अपना सोशल स्टेटस या कोई और स्टेटस की बात करके लोग इसमें डिमांड करते भी हैं, और डिमांड मतलब लोग पैसे देते भी हैं, ऐसा नहीं है दहेज देते नहीं, देने वाले खुद कहते हैं कि हमें तो अपना स्टेटस के हिसाब से देना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जबरदस्ती लेना, डिमांड करके लेना और ना मिले तो फिर किसी को मार देना या प्रताड़ना करना या उसको हैरेसमेंट करना, फिजिकल और मेंटल दोनों, ये अपराध की कैटेगरी में आता है। और वो अपराध की कैटेगरी में पुलिस के पास जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी होती है तो साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अगर साक्ष्य ठीक है तो उसमें आगे चार्जशीट फाइल होगी, और चार्जशीट फाइल होने के बाद में ट्रायल के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी उस केस का फैसला होता है। और जल्दी फैसला होना या देर से फैसला होना, इस पर बहुत फर्क पड़ता है। अगर जल्दी फैसले होते हैं ऐसे केसेस में, मर्डर जैसे केसेस में, तो उसका दूरगामी इफेक्ट होता है, दूसरे लोगों को लेसन मिलता है कि भाई जल्दी अगर ऐसा कुछ हमने किया तो फिर हमें भी ये सजा मिल सकती है। लेकिन डिले से अगर होगा 10-15 साल, मान लो हमारा प्रोसेस ऐसा है कि इसमें 10 साल भी लग जाते हैं फाइनल आउटकम लाने में, तो वो 10 साल तक जो बात है, एक तो जो टेन्योर होता है ट्रायल का, उसमें गवाहों की याददाश्त कम हो जाती है, या विनोर हो जाते हैं, या धमका लिए जाते हैं, या उनको समझा दिया जाता है, तो ऐसे केसेस में फिर सजाएं कम होती हैं। और उसके बाद फिर अगर हो भी गई तो फिर अपील दर अपील के बाद वो डिले होता है, तो डिले बिल्कुल सर, जाहिर तौर पर जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं वो भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त जो है वो इंडिया न्यूज को देने के लिए। अब बात करेंगे आंकड़ों को लेकर। जिस तरीके से एनसीआरबी के आंकड़े, रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो बड़ी चौंका देने वाली है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको पहुंचाते हैं कि दहेज हत्या में कौन से राज्यों में कितने मामले सामने आए हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है, जहां उत्तर प्रदेश में 11,874 महिलाओं की मौत हुई है। ये दहेज उत्पीड़न का मामला है, इसमें मौत हुई है। इसके बाद बिहार को लेकर बात करें तो 5354 महिलाओं की मौत हो गई। इसके बाद मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर, जहां 2859 महिलाओं की जान चली गई है दहेज की वजह से, दहेज प्रताड़ना की वजह से। इसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, जहां पर 2389 महिलाओं की मौत हुई है। इसके बाद राजस्थान में 2244 महिलाओं की मौत हो गई है। तो यूपी में सबसे ज्यादा ये मामले निकलकर सामने आए हैं दहेज हत्या को लेकर बात की जाए, और ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं। एनसीआरबी के ये आंकड़े निकलकर सामने आए जहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये मामले सामने आए हैं। और दहेज हत्या के कितने केस, उसको लेकर बात की जाए साल दर साल के हिसाब से, ये ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारियां हैं। जहां 2020 को लेकर बात की जाए तो 2020 में 10,366 मामले सामने आए। 2021 में यह मामले 13,568 पर पहुंचे, 2022 में 13,479 पर पहुंचे। यानी कि ये मामले लगातार बढ़ते हुए ही नजर आए हैं, घटते नजर नहीं आए हैं। तो यहां पर दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दर्ज केस को लेकर बात की जाए तो उसके हिसाब से केस ये जो दर्ज किए गए हैं ये वो केस हैं। अब बात करेंगे कि दहेज हत्या के कितने केस आए हैं। 2020 को लेकर बात करें तो 6,966, 2021 को लेकर बात करें 6,753 ये मामले निकलकर सामने आए। 2022 में ये मामला 6450 पर पहुंच गया। तो इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि कैसे दिन प्रतिदिन ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। और जहां समाज और ज़्यादा एजुकेटेड होता नजर आ रहा है, समाज में साक्षरता बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये मामले और भी ज़्यादा प्रतिदिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब कितने शादीशुदा लोगों ने आत्महत्या की है उसको लेकर बात करते हैं। एनसीआरबी के ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए जिसमें 83,713 पुरुषों ने हत्या की है। 2022 का ये आंकड़ा है। महिलाओं को लेकर बात करें 30,771 महिलाओं ने की है और कुल मिलाकर 1,14,485 लोगों ने आत्महत्या की है। एनसीआरबी के ये आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के हिसाब